हेलो एवरीवन। फिशरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो फिशरीज की कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे फिशरीज के थोड़े इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये स्पेशली जो सेशन है ये एफओ वाले एग्जाम के लिए है, तो कई सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिश के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि भाई फिश का जो प्रोडक्शन है 2022-23 में जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग है क्या 175 लाख टन इसका डेटा है किसका 2022-23 में इतना प्रोडक्शन हुआ है फिश का। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इंडिया पूरे दुनिया में फिश का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना इंडोनेशिया के बाद किसका नंबर आता है, थर्ड नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। फिर एक दो फैक्ट और लिखे हैं यहाँ पे कि इंडिया 8% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में। दुनिया में जितना भी फिश प्रोडक्शन है इंडिया उसका 8% कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर हम फिशरीज की बात करें तो भाई लगभग 1% के आसपास फिशरीज इंडियन ग्रॉस वैल्यू एडेड में आपका एडिशन करता है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये आपका जो फिशरीज है 6.7% एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये तो देखो कुछ फैक्ट्स की बात है जो आपको पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, चलो हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रमसार कन्वेंशन के साथ। अब व्हाट इज रमसार कन्वेंशन देख लेते हैं जल्दी से। देखो बात सारी शुरू होती है 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को रमसार एक जगह का नाम है जो है ईरान के अंदर। कहाँ है? ईरान में। तो 2 फरवरी 1971 को रमसार में कन्वेंशन साइन किया गया या फिर एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, क्या बोला मैंने, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन करी गई। मतलब कई सारे देशों को बुलाया, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, कई सारे देशों को बुलाया और उन देशों को यहाँ पे एक ट्रीटी साइन कराई गई कि जो भी वेटलैंड्स है उनको हमें प्रिजर्व करना है, उनको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है। ठीक है, तो वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक ट्रीटी साइन करी गई कब? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ? रमसार ईरान में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रमसार कन्वेंशन भी पड़ा और इसीलिए 2 फरवरी को हम एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या साइन हुआ? रमसार कन्वेंशन साइन हुआ। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई। अब हमने एक चीज़ बोली रमसार साइट। ठीक है ना, व्हाट इज रमसार साइट? देखो कई सारी वाटर बॉडीज होती है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ नदी है, लेक्स हैं, यही आपकी वाटर बॉडी होगी। उसके अलावा भी कई सारी वाटर बॉडीज होती है। ठीक है, तो रमसार साइट आपकी वो वाटर बॉडी है या वो वेटलैंड है ये जो इंटरनेशनल, जिसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। मतलब यहाँ पे मान लो वहाँ की डाइवर्सिटी कुछ बहुत अच्छी होगी, ऐसी स्पीसीज वहाँ देखने को मिल रही है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल रही है, तो सारे आपके रमसार साइट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। वेटलैंड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स बहुत सारे होते हैं, बट रमसार साइट जो है वो गिनी चुनी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रमसार साइट 85 हैं अभी तक। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। और सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन इंडिया का लार्जेस्ट रमसार साइट है। तो भाई यहाँ पे कुछ थीम्स मेंशन करी हुई हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको 2024, 25 और 26 इन तीनों की जो थीम है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर साल जब 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसी टाइम पे एक थीम भी डिसाइड करी जाती है। जैसे तो 2024 में 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था, उस टाइम पे थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। जो 2025 जो आने वाला है उसमें करेंगे प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। और 2026 का है वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल सिटीज। तो 2024, 25, 26 की थीम आपको करनी है याद, और 2023 और 27 में भी एक बार नजर मार लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, थीम्स वगैरह पता होनी चाहिए, स्पेशली 2024, 25 और 26 की भी। चलो भाई, अब देखो वेटलैंड्स की हमने बात करी। देखो वेटलैंड्स में आपको कई सारी डेफिनेशन में इसको कई सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपका वेटलैंड्स मैन मेड भी होगा, नेचुरल भी होगा और मैन मेड भी होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार वेटलैंड थोड़ा सा बता दूं। मैन मेड आपका नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, इंसान भी बना सकते हैं इसको। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, ये आपका पेरिनियल भी हो सकता है और ये आपका सीजनल भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि भाई पानी वहाँ पूरे साल भरा हो, और हो सकता है कि भाई सिर्फ मानसून में पानी भरा है, बाकी टाइम वो सूख चुका है पूरी तरीके से। उसके अलावा ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये आपका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, तीनों आपका यहाँ पे आ सकता है। और एक लास्ट पॉइंट और, कि जो आपका वेटलैंड होगा उसकी डेप्थ, गहराई 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होता। वेटलैंड बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते, 6 मीटर तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहरे मिलेंगे, उतना ही गहरे आपके जनरली वेटलैंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका वेटलैंड होगा। अब वेटलैंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको जल्दी से डिस्कस करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहला आ गया आपके सामने ऑक्सबो लेक्स। नाउ व्हाट इज ऑक्सबो लेक्स? देखो ऑक्सबो लेक क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो यहाँ लिखा जाता है कट ऑफ रिवर मेंडर्स, है ना, समझते हैं अभी इसको।
कट ऑफ, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके का वर्ड दिखा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना ऑक्सबो लेक की बात हो रही है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो भाई, एक नदी इस तरीके से बह रही है, फ्लो कर रही है ना, मुझे लग रहा है आपको पता है ये बात वैसे, ठीक है। नदी इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब भाई धीरे धीरे यहाँ पे जो कर्व हो रहा है, तो नदी आप धीरे धीरे प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है। यहाँ पे धीरे धीरे नदी यहाँ पे मिट्टी को काटते काटते चल रही है और एक नया रास्ता ढूंढ लेगी। और कुछ टाइम बाद हो जाएगा कि भाई नदी अब इस रास्ते से फ्लो होने लग गई सीधा, इतना घूम के वो कर्व लेके नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट अब कट ऑफ हो गया नदी का, ये जो पार्ट ऊपर रह गया कट ऑफ हो गया, इसी को बोलते हैं कट ऑफ रिवर मेंडर्स। मेंडर्स मतलब होता है अगर कोई चीज़ सांप जैसा रास्ता फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं मेंडर्स, ठीक है। अब बोले कट ऑफ रिवर मेंडर्स, मतलब नदी का जो ये सांप वाला जैसा पोर्शन था ये कट ऑफ हो चुका है, तो इसी को हमने बोला कट ऑफ रिवर मेंडर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि कट ऑफ रिवर मेंडर्स है, जिसको हम ऑक्सबो लेक कह देते हैं। अब नदी आपकी अलग हो गई और ये पीछे वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया है, दिस इज ऑक्सबो लेक। और क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके शेप भी इंपॉर्टेंट है, इसके शेप भी हैं जो थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शेप मतलब किस तरीके से दिखते हैं ये, तो भाई पहला तो ये क्रिसेंट या मून शेप, क्या बोला, क्रिसेंट या हाफ मून शेप, आधे मून जैसा दिखता है ये इस तरीके से। आप इसको सर्पेंटाइन भी कह सकते हो, सांप जैसा भी दिख सकता है, या फिर आप इसको हॉर्स शू शेप भी कह सकते हो। देखो मैं टाइम वहीं पे दूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी चीज़ हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हॉर्स शू शेप भी कहते हो कि जो घोड़े के हम लोग शू लगाते हैं वो भी थोड़ा ऐसे ही होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, पहला कट ऑफ रिवर मेंडर्स कहते हैं, दूसरा इसका शेप क्या होगा, तीसरा ये यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा इसका एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना ऑक्सबो लेक, नदी ये है, पहले बेचारी नदी ऐसे फ्लो कर रही थी, अब नदी तो सीधा फ्लो होने लगी, पर ये पीछे वाला पार्ट कट ऑफ हो गया और इसी को बोला कट ऑफ रिवर मेंडर्स। तो ये ऑक्सबो की लेक्स की बात खत्म। सेकंड तो और भी आसान है भाई, टेक्टोनिक डिप्रेशंस। देखो ये जमीन है, ये क्या है, नॉर्मल जमीन है, नॉर्मल लैंड है। अर्थ में होती नीचे की तरफ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, इस तरीके से कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और यही प्लेट जब आपस में हिलती हैं या अपने आप को एडजस्ट करती हैं, उसी टाइम भूकंप या अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो मान लो किसी रीजन से यहाँ पे वाली टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से धंस गई, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो ऊपर का जमीन या ऊपर की लैंड भी इस तरीके से नीचे धंस जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पानी भर जाएगा, अब यहाँ गड्ढा सा हो गया तो यहाँ पानी भर जाएगा, बारिश से भी भर सकता है, आसपास की नदी से भी भर सकता है, या हो सकता है नीचे ग्राउंड वाटर से यहाँ पानी भर जाए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं टेक्टोनिक डिप्रेशन। खास बात इसकी क्या होती है कि टेक्टोनिक डिप्रेशन आर शैलो इन नेचर, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, और दूसरा दीज आर पेरिन, इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, शैलो होते हैं, और इनकी मैंने लिख भी रखी हैं चीज़ें, चिंता मत करो, सब लिख भी रखा है, क्या होंगे, शैलो होंगे, ज़्यादा गहरे नहीं है, और इनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद एक आता है रिवर पूल इकोसिस्टम। तो चलो देखो आपके सामने सारी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, समझते चलो, फिर एक बार चाहो तो रीडिंग मान लेना। देखो भाई अब रिवर पूल इकोसिस्टम क्या हुआ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इंपॉर्टेंट मंथ्स क्या होंगे इसमें, ड्राई मंथ्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया, और सीजनल नेचर हो गया, समझ लो एक बार इसको। अब आप देखो ये नदी फ्लो कर रही है, ये नदी कहाँ बनाई जाए, बोर्ड में बनाते हैं, ये रही नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, ये बड़ी सी नदी फ्लो कर रही है, मानसून सीजन चल रहा है, मस्त नदी फ्लो कर रही है। अब जब मान लो समर सीजन आएगा या ड्राई सीजन, मतलब जब गर्मी आएगी, तो ये नदी अब सूख जाएगी, नदी क्या हो गई, अब नदी जो सूख जाएगी, चलो नदी को सुखा देते हैं, चलो ये नदी सूख गई, ठीक है, नदी का क्या हो गया, पाथ कम हो गया, सूख गई है, ठीक है। पर जब नदी सूखेगी तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ गहरे रीजन रहेंगे, जो क्या होंगे, अभी भी कुछ ना कुछ, जहाँ पे नदी सूख चुकी है वहाँ पे कुछ ना कुछ गहरी जगह थी जहाँ पानी भरा रह गया, और पानी के साथ साथ मछलियाँ भी फंस गई, ट्रैप हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर पूल इकोसिस्टम, और इसका भी फिशरीज में यूज किया जा सकता है। बट आप ये देख रहे हो कि दीज आर सीजनल इन नेचर है, मतलब अगर वापस बारिश होगी तो नदी वापस से पूरा फ्लो करने लगेगी, और ये जो आपके छोटे छोटे डिप्रेशन बने थे जहाँ मछलियाँ फंस गई थी, ये फिर बंद हो जाएंगे, तो ये आपको बारिश में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ समर और ड्राई सीजन में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इनको सीजनल इन नेचर भी कह दिया गया। तो ये होता है आपका रिवर पूल इकोसिस्टम। 2-3 और हैं, एक तो होता है भाई स्वैम्प और दलदल। देखो भाई जो लेफ्ट में दिख रहा है दलदल है, दलदल क्या होता है समझ लो जल्दी से। दलदल आप समझ लो कि कोई फॉरेस्ट है, क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, और जंगल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से पानी भरा है, हो सकता है बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, पानी निकला नहीं पूरी तरीके से, उससे भी हो सकता है बार बार बारिश होती हो, ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट वगैरह वहाँ पे कई बार देखने को मिलता है, ठीक है, या अगल बगल की नदी से पानी बार बार वहाँ पे आ जाता हो, ठीक है, कई रीजन हो सकते हैं। पानी होगा यहाँ पे एक तो, दूसरा पानी के अलावा यहाँ पे क्या होने वाला है, पानी के अलावा यहाँ पे एक चीज़ होगी जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दलदल का, यूट्रोफिकेशन। मतलब पानी तो है भाई,
पानी में न्यूट्रिएंट्स भी है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स भी है। अब ये न्यूट्रिएंट्स हो सकता है कि सिटी वगैरह या कहीं वेस्ट मटेरियल वगैरह से इस यहाँ पे वाटर में आए होंगे। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस सॉइल के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है, पर वाटर के लिए नहीं है भाई। वाटर में अगर ये न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गए तो भाई एल्गी वगैरह या फिर कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, इतने ग्रो कर जाते हैं कि इनमें मछलियाँ वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका डिग्रेडेड इकोसिस्टम होता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से दिस इज डिग्रेडेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो ये बर्बाद है, यहाँ पे मछलियाँ वगैरह नहीं रह सकती हैं, ठीक है। और जो यहाँ की सॉइल मिट्टी है वो आपकी स्पंजी नेचर की होती है। स्पंजी मतलब धंसती है, आप जाओगे इसमें तो फंसोगे, दलदल सुना ही होगा, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मछली कौन सी देखने को मिलेगी? देखो यहाँ पे वही दिक्कत है कि भाई यहाँ पे आपका टॉक्सिक गैसेस भी बन रही है, ढंग से सनलाइट भी नहीं जा रही, ऑक्सीजन भी यहाँ पे ढंग से नहीं मिलता मछलियों को। बट फिर भी एक मछली है जिसको हम कहते हैं कैटफिश। तो कैटफिश आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं वालागाट्टू। वालागाट्टू ये स्पेशल फिश है जो आपको ऐसी कंडीशन में देखने को मिलेगी। भाई कैटफिश सिर्फ गिल्स से सांस नहीं लेती, कैटफिश के पास लंग्स भी होते हैं, वो डायरेक्ट एयर से भी ऑक्सीजन ले सकती है। ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला है फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ जो वेजिटेशन है वो वुडी होगी, वुडी ट्रीज, बड़े बड़े यहाँ पे क्या हैं, पेड़ होंगे। क्योंकि भाई स्वैम जैसा मार्सेज भी होता है, पर मार्सेज में क्या होगा, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज नहीं होंगे, यहाँ पे आपके हर्ब्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, हर्ब्स होंगे, सेजेस होंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मार्सेज में देखने को मिलते हैं, हर्ब्स सेजेस वगैरह मार्सेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है आपका कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई यहाँ यूट्रोफिकेशन होगा। उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात वालागाट्टू भी बता दिया मैंने आपको, और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे आपको वुडी ट्रीज देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मार्सेज में मैंने आपको बता दिया कि ग्रासेज, रीड, सेजेज, छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक और बचते हैं वाटरलॉग वेटलैंड्स। वाटरलॉग वेटलैंड्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, बिहार में देखने को मिलता है। बिहार में इसको चोर बोलते हैं, बंगाल में इसको बेला चोर बोलते हैं। अब ये क्या हुआ भाई, समझ लो कि कहीं खाली जगह पे पानी भरा रहा पूरे साल तक, ठीक है। ये जैसे खाली जगह पड़ी है, पूरे साल यहाँ पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा है तो एक्वेटिक वीड्स वगैरह भी मजे से ग्रो करी जा रही हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि भाई पूरे साल पानी भरा है, ऐसा नहीं कि सूखा पड़ा है, बारिश आ रही सिर्फ तभी भरा, नहीं, पूरे साल ही पानी भरा है। दीज आर पेरिनियल इन नेचर, बस इतना ही ध्यान रखना है वाटरलॉग वेटलैंड्स के बारे में। तो भाई ये थे वेटलैंड्स के टाइप, ध्यान में रखना। 6 टाइप मैंने आपको बता दिए, तो इसको थोड़ा फोकस रखेंगे, ठीक। अब वेटलैंड से आगे बढ़ते हैं। भाई फिशरीज में अगर रिवर सिस्टम नहीं पता, नदियों का नहीं पता, तो फिर फिशरीज क्या पता, है ना। तो पता कर लेते हैं जरा जल्दी से रिवर सिस्टम क्या क्या है। तो मैं आपको सिर्फ मेजर रिवर, मतलब जो मेन रिवर सिस्टम है वही बताऊंगा, क्योंकि आपको जितना जानना जरूरी है उतना ही बताया जाए, उससे ज़्यादा आप करोगे भी क्या, ठीक है। चलो अब बात सुनो इधर, ये रहा इंडिया का मैप, थोड़ा ध्यान दो इधर, इंडिया का मैप है, ठीक है। सबसे पहला जो रिवर सिस्टम आएगा उसको हम कहेंगे गंगा रिवर सिस्टम। मछलियों की कहानी स्टार्ट होगी, पर मछलियों से पहले पानी के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा, है ना। सबसे पहले क्या आ गया, गंगा रिवर सिस्टम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो भाई गंगा रिवर की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए बंगाल में आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में आ गई, ठीक है। कहाँ से निकली, उत्तराखंड से निकली, गंगोत्री वगैरह सुना है सबने, वहीं से निकली, ठीक है। अब यहाँ मछलियों का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये चीज़ हर जगह नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ से आपको कुछ मछलियों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो भाई उत्तराखंड की तरफ आपको गंगा में स्नो ट्राउट और महसीर नाम की मछलियाँ मिलेंगी, ठीक है। मतलब उत्तराखंड मतलब हिमालय, एकदम हिमालय के पास से जो आपकी नदी आ रही है वहाँ पे स्नो ट्राउट और महसीर होंगी। ये दोनों कोल्ड वाटर फिशेज है, मतलब ठंडी जगह में रहना पसंद करती हैं। तो जितना भी हिमालय रीजन है, मतलब कश्मीर की बात करोगे आप, अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे, वहाँ आपको स्नो ट्राउट और महसीर ही देखने को मिलेगी। इनकी स्टेट फिश भी मैं जब आपको याद कराऊंगा वहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट में आपको रिपीट करूंगा, ठीक है। चलो अभी इतना ध्यान दो, उत्तराखंड ग्लेशियर की तरफ या जो एकदम ठंडा ठंडा पानी वहाँ स्नो ट्राउट और महसीर होती है, यानी ये अपलैंड साइड में, अपलैंड ऊपर की तरफ। अब जैसे यूपी में आ गए, अब भाई यूपी तो प्लेन है आपका, ठीक है, इलाहाबाद वगैरह में गंगा पूरी होते हुए जाती है, तो वहाँ पे आपको मिलेगी कार्प्स एंड कैटफिश, कार्प्स एंड कैटफिश देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या मिलेगी, कार्प्स और कैटफिश मिलेंगी लो लैंड साइड में, इसको हमने बोला लो लैंड साइड, तो गंगा की लो लैंड साइड में कार्प्स और कैटफिश मिलेंगी, ठीक है। फिर मैंने बोला बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए गंगा नदी कहाँ आती है, गंगा नदी आती है बे ऑफ बंगाल में। तो भाई बंगाल में क्या होता है, रिवर, गंगा रिवर बंगाल ओशियन से मिल रही है, तो जहाँ रिवर ओशियन से मिलती है उसको हम बोलते हैं एस्टुराइन कंडीशन, उसको हम बोलते हैं क्या,
एस्टुरीन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये दुनिया का कह रहा हूँ, ये इंडिया का सबसे बड़ा एस्टुरीन है जो गंगा बना रही है कहाँ पे, बंगाल में, जहाँ बंगाल में वो ओशन से मिल रही है। और यहाँ एक मछली है जिसका नाम क्या है, हिल्सा, बहुत इंपॉर्टेंट मछली है हिल्सा, बंगाल की स्टेट फिश है, कौन सी, हिल्सा फिश, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, आपको ये यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 मछलियों के नाम बता दिए, थोड़ा ध्यान में रखना। हिल्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिल्सा ऐसी मछली है जो थोड़ा यहाँ पे रहेगी आपका, ठीक है। आपको चलो हिल्सा तो और आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला सिस्टम क्लियर, गंगा रिवर वाटर सिस्टम, इतना ही है। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है कौन सी, गंगा रिवर, पहला हो गया गंगा रिवर, फर्स्ट डन। सेकंड इज इंडस रिवर। इंडस रिवर जिस रिवर पे पड़ा है हमारे इंडिया का नाम, ठीक है। ये आपकी तिब्बत से निकलती है और कश्मीर होते हुए निकल जाएगी पाकिस्तान को, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्नो ट्राउट देखने को मिलेगा। भाई आपको पता है हिमालय से जा रही है तो ठंडी यहाँ मछलियाँ ही रहना पसंद करती हैं, ठीक। तो 2 हमारे रिवर सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। ज़्यादा नहीं आपको घुसाऊंगा, हर एक रिवर सिस्टम में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर एकदम ब्रीफ में देखना जरूरी है। थर्ड में आता है ब्रह्मपुत्रा। थर्ड में आता है क्या, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्रा, इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। अब देखो ब्रह्मपुत्र की बात करें तो भाई चाइना होते हुए, ठीक है, क्या चाइना होते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसेगी और अरुणाचल प्रदेश के बाद बांग्लादेश वगैरह होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपकी हिमालय रीजन पे ही है, अरुणाचल प्रदेश भी आपका हिमालयन रीजन है, बर्फ पड़ती है वहाँ पे भी खूब, ठीक है। तो वहाँ भी आपको स्नो ट्राउट ही देखने को मिलेगी। कुल मिला के जो हिमालय वाली जगह है वहाँ स्नो ट्राउट देखने को मिलेगी, बात खत्म, ठीक है। स्नो ट्राउट एंड महसीर, ये 2 मछलियाँ, ठीक है। तो ये 3 तो रिवर सिस्टम आपके हिमालय वाले हो गए, ठीक है। अब देखो 2 और बचे, 2 पे भी ध्यान दो, एटलीस्ट नाम पता हो आपको इन दोनों का क्या होता है। तो नंबर 4 पे आता है आपका, ऊपर ही लिखता हूँ थोड़ा, नंबर 4 पे आपका आएगा क्या, ईस्ट कोस्ट सिस्टम, यहाँ लिखते हैं नंबर 4 इज ईस्ट कोस्ट सिस्टम, ठीक है। ईस्ट कोस्ट सिस्टम है। अब देखो ईस्ट कोस्ट सिस्टम क्या है, ये वो नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो जो नदियां ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं उनको हम ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम कहते हैं, जिनमें 4 मेन नदी आएगी। एक आती है महानदी, ये देखो महानदी है, छत्तीसगढ़ से निकल के ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में आ गई, ठीक है। मैं बहुत डीप नहीं बताऊंगा, जितना आपके लिए मतलब जितना आपका शॉर्ट में हो सकता है, कंसाइज हो सकता है, उतना नहीं बता रहा। तो एक तो ईस्ट कोस्ट में महानदी आ गई जो आपका छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में आ गई, ठीक है। दूसरा एक गोदावरी भी है, ये भी आपका ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी। कृष्णा रिवर भी है, ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी। गोदावरी कृष्णा दोनों महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, और इधर आपका आंध्र प्रदेश के आसपास वो समुद्र में मिल जाएगी। और एक बचती है कावेरी, कावेरी तमिलनाडु से निकलती है, सॉरी कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु में जाके वो ओशन में चली जाती है। तो ये सारे आपके क्या हैं, 1 2 3 4, ये आपके क्या हो गई, ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम का पार्ट हो गए, ठीक है। और जहाँ जहाँ समुद्र से मिल रही है ये सारे एस्टुरीन बना रही हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। बस एक लास्ट बचता है आपका नंबर 5, जिसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट सिस्टम, रिवर सिस्टम। वेस्ट कोस्ट मतलब ये ईस्ट कोस्ट था, ईस्ट में रिवर फ्लो हुई, अब वेस्ट कोस्ट में रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी, जैसे नर्मदा एंड तप्ती। नर्मदा तप्ती दोनों एमपी से निकलती हैं और गुजरात होते हुए उधर नदी में उधर ओशन में चली जाएंगी। तो ये आपका वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, कौन, नर्मदा एंड तप्ती रिवर। इनमें भी आपको ज़्यादातर कार्प्स और कैटफिश वगैरह मछलियाँ ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात थी रिवर सिस्टम की और ये कंप्लीट हो गया रिवर सिस्टम। अब ये मछली कौन सी है, दिस इज स्नो ट्राउट, जो हिमालय रीजन में कोल्ड वाटर फिश है। दिस इज ऑल्सो महसीर, है ना। पहले तो ये इसको फ्रेश वाटर टाइगर वगैरह भी कुछ बोला जाता था क्योंकि बहुत बड़ी भी थी, अब थोड़ा सा कम देखने को मिलती है, लोगों ने छोड़ा नहीं इस बेचारी को, ठीक है। चलो हाँ, रिवर सिस्टम के बाद अपन आते हैं रिजर्वायर्स पे। रिजर्वायर क्या हुआ भाई, अब रिजर्वायर क्या हुआ, रिजर्वायर में ये चीज़ ध्यान रखना भाई, मैन मेड वाटर बॉडीज है, इंसानों ने बनाया है इसको। कैसे बनाया है भाई, कोई भी अगर मान लो कहीं पे वाटर फ्लो हो रहा है, जैसे रिवर में फ्लो हो रहा है, तो उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करके रोक के, जो रिवर का पानी फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को रोक के रिजर्वायर बनाएगी। जैसे डैम बना दिया हमने, डैम बना दिया, जैसे भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है। अब डैम बनाओगे तो पीछे जो पानी है वो रुक जाएगा। अब यहाँ पे मछलियों को बड़ी दिक्कत होगी, क्यों कि भाई पहले ऐसी मछलियाँ थी जो पानी में फ्लोइंग पानी में रहती थी, अब यहाँ पे ऐसी मछलियाँ आने लगेंगी जो रुके हुए पानी में रहती हैं, क्योंकि पानी आपने रोक दिया है, ठीक है। तो ये जो रुका हुआ पानी पीछे का, दिस इज नोन एज रिजर्वायर्स। जैसे बात करूँ भाखड़ा नागल डैम है तो वहाँ पे जो रिजर्वायर है उसको हम बोलते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर,
ठीक है। तो डैट इज रिजर्वायर, डेफिनेशन देख लेना एक बार। इनके साइज के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। मीडियम साइज याद कर लो आप, 1000 से लेके 5000 हेक्टेयर तक अगर रिजर्वायर का साइज है तो मीडियम रिजर्वायर के अंदर आ जाता है। मछलियों की बात करें तो भाई इंडियन मेजर कार्प्स का नाम इसलिए है क्योंकि वो आपकी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा मैसीर वगैरह भी रहती हैं इनमें। देखो रिजर्वायर की एक खास बात है, वहाँ पे आपको एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली दीज आर मैक्रोफाइट्स या फिर एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं वो आपके टोटली एब्सेंट होंगे या फिर एकदम वेलिसिनेरिया हाइड्रिला गिने चुने आपको देखने को मिलेंगे, वरना जनरली एक्वेटिक प्लांट्स उसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये है भाई भाखड़ा नागल डैम, और ये हमने क्या किया भाई, मेन मेड स्ट्रक्चर लगा के पीछे पूरा वाटर रोक दिया, जिसको हमने बोला रिजर्वायर या गोविंद सागर रिजर्वायर, ठीक है। चलो रिजर्वायर के बाद हम बात करते हैं एस्टुरीन की। अब देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं स्टार्ट होती जा रही हैं। तो एस्टुरीन तो मैंने आपको बता दिया। एस्टुरीन क्या है भाई, इधर से नदी आई, ठीक है। नदी जहाँ पे वाटर में मिक्स हो रही है इसी को हम बोलते हैं एस्टुरीन बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको भाई, देखो नदी का फ्लो थोड़ा तेज होता है, पर जब समुद्र के पास नदी आती है तो उसका फ्लो धीरे हो जाता है, क्योंकि वो समुद्र से मिलने वाली है, तो समुद्र का पानी तो रुका हुआ है, तो आपका जो नदी का फ्लो है वो थोड़ा धीरे हो जाएगा। अब नदी का फ्लो अगर समुद्र के पास धीरे हो गया तो नदी अपने साथ जो भी मिट्टी या सैंड वगैरह लेके आ रही है वो सारा सेटल होने लगता है, और वो सारा सेटल होकर बनाता है डेल्टा। जो नदी में मिट्टी जो है ओशन के पास धीरे धीरे क्या हो रही है, सेटल होते जा रही है नीचे, वो सब मिलके बना रहा है क्या, डेल्टा बना रहा है। और ये जो आपका पूरा रीजन ये देखने को मिल रहा है, ये ऐसी मिट्टी ये नदियाँ ही लेके आई थी जो यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा होकर ऊपर उठ गया रीजन, जिसको हमने डेल्टा बोला, और यहाँ पे प्लांट भी उग गए, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मैंग्रोव वेजिटेशन आपको देखने को मिल सकती है, मैंग्रोव, ठीक है, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम की मैं बात कर ले रहा हूँ कि गंगा आपको मैंने पूरा बता दिया भाई, आपका गंगा उत्तराखंड यूपी होते हुए बंगाल से इधर आ गई, ठीक। तो ये जो बंगाल वाला रीजन है यहीं पे एस्टुरीन बनेगा, जहाँ पे आपकी ये गंगा रिवर क्या कर रही है, ओशन में आ जा रही है, ठीक है। अब गंगा रिवर ऐसे नहीं कि एकदम डायरेक्ट ओशन में जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है गंगा रिवर की, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी गंगा रिवर की ब्रांचेस बनी हुई है, और ये फिर कहाँ जा रही है, ओशन में जा रही है। यहाँ पे कई सारे डेल्टा बन जाते हैं, और इन्हीं डेल्टा पे आपके मैंग्रोव प्लांट लगे होते हैं, और इसी को आप कहते हो सुंदरबन। ये क्या, ये डेल्टाज गंगा के, ये दुनिया में रिवर के सबसे बड़े डेल्टाज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कौन, सुंदरबन जो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर डेल्टाज हैं, ठीक है। तो सुंदरबन है, और ये लार्जेस्ट वेटलैंड भी है आपका, ठीक है। तो थोड़ी सी सुंदरबन की हमने कर ली है बात। चलो सुंदरबन के बाद हम बात कर लेते हैं मेन मेन आपकी कौन कौन सी एस्टुरीन इंडिया में देखने को मिलती है। तो सबसे फर्स्ट और जो सबसे बड़ी एस्टुरीन है वो कौन सी है, हुगली मातला एस्टुरीन, जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। गंगा रिवर का नाम, जब गंगा रिवर बंगाल में एंटर करती है तो वहाँ उसको हुगली कहा जाता है, ठीक है। और हुगली के अलावा मातला एक और रिवर है जो बंगाल से ओरिजिनेट करती है। तो ये और गंगा रिवर कई सारी ब्रांचेस बनाती है और फिर वो ओशन में जाती है, तो उसको पूरा हुगली मातला एस्टुरीन कहा है। सुंदरबन भी आपको इसी में देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड आपका महानदी है, ये देखो वही सब है जो मैंने आपको भी बता दिया। महानदी एक रिवर दिखा रहा था मैं आपको, छत्तीसगढ़ से ओडिशा होते हुए जा रही थी उसी में, ठीक है। गोदावरी भी मैंने आपको बता दिया, गोदावरी और कृष्णा रिवर वगैरह के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। जो गोदावरी वाली रिवर है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एस्टुरीन फॉर्म करती है। तो याद क्या रखना है, फर्स्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट एस्टुरीन हुगली मातला या गंगा रिवर वाला जो हो गया, सेकंड आपका गोदावरी है जो लार्जेस्ट आपका एस्टुरीन फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये हुई एस्टुरीन की बात। चलो एक और चीज़ लिखी है, सुंदरबन मैंने आपको बता दिया, और फिश कौन सी, हिल्सा। हिल्सा मैंने आपको देखो पहले बताया है कि आपको कहाँ मिलेगी, आपका वेस्ट बंगाल वाली एस्टुरीन में हिल्सा फिश देखने को मिलती है 51% तक, ठीक है भाई। समझ में आ गया एस्टुरीन का सीन। तो ये दोनों लेक्स हैं, ये दोनों ब्रैकिश वाटर लेक हैं। ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होगा, खारा पानी, ना एकदम सॉल्ट वाटर होगा, नमक वाला पानी होगा, ना ही एकदम फ्रेश वाटर होगा, दोनों के बीच का पानी होगा, जिसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। आगे और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पर याद रखना एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील या फिर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन ऑल ओवर एशिया कहाँ है, ओडिशा में चिलिका लेक है, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई एशिया में लार्जेस्ट है तो इंडिया में भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट की बात करें डेट इज पलिकट लेक, जो थोड़ा आंध्र प्रदेश में और थोड़ा बहुत पोर्शन इसका तमिलनाडु में भी होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपका, चिलिका लेक और पुलिकट लेक। चलो अब फिश के माइग्रेशन की जल्दी से हम बात कर लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो क्या पूछा है, पोडेमोड्रोमस और ओशियानोड्रोमस, जल्दी से समझ लो। देखो पोडेमोड्रोमस ओशियानोड्रोमस, मैं आपको थोड़ा इसमें समझाता हूँ। ये आपका नदी पे आ जाता है, ये देखो भाई साहब क्या डेल्टास बने हुए हैं, ठीक है। आप डेल्टास वगैरह छोड़ो, आप बस ये ध्यान दो कि ये नदी चल रही है आपकी, और इधर आपका आ गया क्या, ओशियन आ गया। नहीं यार मैं इसी में बताता हूँ, छोड़ो यार, तुम लोग को उधर समझ नहीं आता, नहीं आता है पर पता नहीं यार।
क्या चाहिए तुम्हें, मैं ही कन्फ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, देखो आपका क्या होता है, ये आप मान लो कि रिवर है और ये मान लो कि ओशियन है। ठीक है, अब देखो पोटेमोड्रोमस क्या होगा, पोटेमोड्रोमस यहाँ लिख दो, पोटेमोड्रोमस, पोटेमो। ठीक है, और एक होगा ओशियनोड्रोमस, देखो नाम में आ रहा है इनके। पोटेमोड्रोमस वो फिशेज हैं जो फ्रेश वाटर में रहेंगी और फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करेगी। समझ आ गई बात, क्या है, जो नदी में रहेगी और नदी के अंदर ही माइग्रेट करेगी। फ्रेश वाटर मतलब क्या हुआ भाई, फ्रेश वाटर मतलब जो नदियाँ हैं, जो ज़्यादातर लेक्स वगैरह हैं, ये सब फ्रेश वाटर होते हैं। और जब हम सी की बात करेंगे तो वो सब आपका क्या हो गया, वो सब आपका सॉल्ट वाटर हो गया। ठीक है, तो जो मछलियाँ फ्रेश वाटर में रहेंगी और फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करेंगी, माइग्रेट क्यों करती है, जनरली ब्रीडिंग के लिए करती हैं। जैसे कार्प्स की बात करते हैं, कार्प्स आपका इसमें एग्जाम्पल आएगा, पोटेमोड्रोमस, मतलब जो फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर के अंदर ही माइग्रेट करेगी, डैट इज पोटेमोड्रोमस। जो ओशियन में है और ओशियन में ही ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करेगी, जैसे ट्यूना वगैरह है, तो ये सब आपके किसी के एग्जाम्पल है, ओशियनोड्रोमस के एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे क्लियर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डाईएड्रोमस। ठीक है, डाईएड्रोमस। अब देखो यहाँ दो टर्म मिलेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक टर्म को हम बोलते हैं कैटाड्रोमस। चलो ये हो गया पोटेमो और ओशियन हो गया, 1 2 कर देते हैं इसको, 1 2। ठीक है, अब डाईएड्रोमस के अंदर दो आते हैं। ठीक है, चलो डाईएड्रोमस के अंदर दो आते हैं, 1 2 तो हो गया आपका, तो 1 2 को हम करते हैं क्लियर एक बार के लिए, हो गया क्लियर। ठीक है, चलो है ना, ये रही हमारी। और अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर थर्ड में आपका आएगा कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस, अब देखो भाई कैटाड्रोमस क्या होता है, ये मछली भी फ्रेश वाटर में ही रहेगी, ये मछली भी फ्रेश वाटर में रहेगी, पर ब्रीडिंग करने के लिए ओशन में जाएगी। क्लियर, क्या है कैटाड्रोमस, मछली रहती कहाँ है लाइफ टाइम में, फ्रेश वाटर में, पर जब इसको ब्रीडिंग करना होगा तो ये इसके लिए सिर्फ ओशन में जाएगी। ठीक है, याद करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप कैटफिश के एग्जांपल से याद कर लो। कैटफिश आपका कैटाड्रोमस नहीं है, फ्रेश वाटर फिश होती है कैटफिश। ठीक है, पर कैटफिश याद इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि भाई कैटफिश फ्रेश वाटर फिश है। कैटफिश कहाँ रहेगी, फ्रेश वाटर में। कैटाड्रोमस कहाँ रहेगी, फ्रेश वाटर में। पर कैटाड्रोमस ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाएगी, ओशियन में, याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं एनाड्रोमस। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करो, एनाड्रोमस। अब क्या होगी भैया, एनाड्रोमस फिशेज, मछलियाँ। ठीक, बड़ी फिश हो गई ना यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो बस उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसी मछलियाँ हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो ओशन में रहती हैं पर ब्रीडिंग करने के लिए जाती हैं। भाई पूरी नदियाँ वदियाँ कूद कूद के, वाटरफॉल वगैरह जंप कर करके जाती हैं, कहाँ, नदियों में जाती हैं सिर्फ ब्रीडिंग करने के लिए। जैसे कि सालमन है, सालमन आपको इंडिया में कम, टेम्परेट रीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ कुछ जगह फेमस है भाई, टूरिस्ट प्लेस बनी हुई है, लोग आके देखते हैं कि कितनी सारी सालमन्स वहाँ पे ब्रीडिंग करने के लिए रिवर में आ रही है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एग्जाम्पल है डैट इज हिल्सा। हिल्सा भी आपकी ओशन में रहती है। हुगली मातला जो स्टूडेंट बोला या जो गंगा रिवर बोला, बंगाल में ये क्या करते हैं, गंगा रिवर में आएगी और वहीं पे आपका ब्रीडिंग के लिए आती है फ्रेश वाटर में। ठीक है, तभी इसको पकड़ा जाता है। तो ये आपकी कौन सी फिश है, हिल्सा है। ठीक, तो हिल्सा याद रखना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाड्रोमस फिश। तो ये आपके माइग्रेशन के हिसाब से हुआ। एक लास्ट बचता है जिसको हम बोलते हैं एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस, भाई एम्फीड्रोमस फिश भी सेम काम करती है, मतलब या तो ये फ्रेश वाटर से ओशन में जाएगी या ये ओशन से फ्रेश वाटर में जाएगी, पर ये ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट नहीं करती, ये फूड ढूंढने के लिए या हैबिटेट ढूंढने के लिए माइग्रेट करती है, तो उसको हम एम्फीड्रोमस कहते हैं। बाकी फिशेज ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करती हैं, पर एम्फीड्रोमस खाना या आपका हैबिटेट ढूंढने के लिए माइग्रेट करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक, एग्जाम्पल में मेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है, थोड़ा कार्ब्स का ध्यान रखना, टूना ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना, इतना खास टूना भी नहीं है, पर हिल्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्सा और सालमन थोड़ा दिमाग में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछा भी है और क्या पता पूछ भी लें। सेलिनिटी की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो इसको, तब तक एक घूंट वाटर का ले लिया जाए। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो यार मज़ा तो आता है समझा के पढ़ाने में, है ना। मैराथन में अब वही है, आपके पास टाइम कम है, टाइम कम है तो फिर चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ में, थोड़ा जल्दी भी बताना ज़रूरी है। अब क्या आ गया भाई, फ्रेश वाटर फार्मिंग आ गया। ठीक है, देखो आसान आसान चीज़ है, जितना बोलूँगा बस उतना याद करना है। देखो ये नदी है, फिर से वही बना दे रहा हूँ, और ये आपका ओशन है। इधर एकदम फ्रेश वाटर है, एकदम बढ़िया पानी है, फ्रेश वाटर है। यहाँ जो मछलियाँ रहेंगी उनको हम बोलेंगे
फ्रेश वाटर है। सैलिनिटी यहाँ पे लगभग 0 के आसपास या 0.5 पीपीटी। पीपीटी इज पार्ट्स पर 1000, नॉट ट्रिलियन, इट इज 1000। ठीक है, चलो तो जो फ्रेश वाटर में मछली रहेंगे उनको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर फिशेज ऑब्वियसली। एग्जाम्पल क्या है भाई, इंडियन मेजर कार्प्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं को कल्टीवेट किया जाता है। तो जो कार्प्स जनरली हैं आपकी वो क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। कैट फिश, ट्राउट, ये सब मैंने आपको बताया। जो मैंने गंगा रिवर बताई, पर जो रिवर में रह रही है वो सब फ्रेश वाटर फिश होंगी। ठीक है, हिल्सा छोड़ के, हिल्सा आपकी एस्टुरिन में थी। ठीक है, तो भाई मैसीर है, ट्राउट है, कार्प्स है, कैटफिश, स्नैक हेड्स, फेदर हेड। आगे बताऊंगा स्नैक हेड, फेदर हेड के बारे में, बट ये भी आप एग्जांपल याद करो फ्रेश वाटर फिश कौन कौन सी हैं। फ्रेश वाटर से जैसे आप आगे बढ़ोगे, अब ये रीजन आ गया एस्टुरिन वाला। इंडिया की लार्जेस्ट एस्टुरिन कौन सी है, अभी बताया था मैंने, हुगली माथला एस्टुरिन। ठीक है, जो गंगा रिवर बना रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है ना वो थोड़ा बीच में जाएगी, मतलब 0.5 से 30 पीपीटी के आसपास यहाँ सैलिनिटी होती है। ठीक है, एकदम मीडियम रेंज की जो है सैलिनिटी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आपका ओशन आएगा जहाँ 30 पीपीटी से ज़्यादा सैलिनिटी आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर भी इसको हम बोल सकते हैं। ब्रैकिश वाटर की सैलिनिटी कितनी, 30 पीपीटी से कम या फिर 0.5 से 30 पीपीटी। और अगर 30 पीपीटी से ज़्यादा हो गई, 30 पीपीटी बोल दो, या फिर आपका 2% से अगर जनरली ज़्यादा हो गई, दोनों केस में आपका मेरीन वाटर के अंदर वो आ जाएंगे। तो भाई ब्रैकिश वाटर में एग्जांपल आपको याद करने हैं, आगे मैं ब्रैकिश वाटर फिश के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा जरूर, बट अभी याद करने, मुलट, मिल्क फिश, सी बेस, पल स्पॉट, मड स्कीपर। ठीक है, इसमें आपके मुलट से लेके पल स्पॉट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। मिल्क फिश का नाम क्या है, चेनोस, चेनोस, मतलब आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। वैसे मेरीन फिश के एग्जांपल भी है, आपका मेरीन फिश से तो एफओ में क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, सार्डीन से छोटी छोटी मछलियाँ, मैक्रेल होती है, इंडियन मैक्रेल, इंडिया की क्या है, नेशनल फिश। क्या बोला मैंने, इंडियन मैक्रेल इज नेशनल फिश ऑफ इंडिया। डॉल्फिन क्या है फिर, डॉल्फिन इज एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, डॉल्फिन फिश नहीं है, डॉल्फिन मैमल के अंदर आती है। ठीक है, ध्यान में रखना, डॉल्फिन और वेल दो जो ये मछलियां हैं, ये हमारे साथ ग्रुप में आती है, मैमल्स में आती है, ये मछलियां नहीं हैं। ठीक है, एनिमल्स में आ गई हैं। तो सार्डीन से मैक्रेल में भी, इंडियन मैक्रेल की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की नेशनल फिश होती है। ठीक है, फिर रिबन फिश है, एंचोवीज है, ग्रुपर, कूबिया, टूना वगैरह है, थोड़ा थोड़ा आगे इनके बारे में देख लिया जाएगा। इंटेंसिटी देखो, पहला वाला जो ये लेक्चर है ना, ये थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे समझाने वाला जाता है। इसके बाद वाले जो होंगे ना वो इतने ज़्यादा लेंदी नहीं होते नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे देखो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं छोड़ सकता, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे इंटेंसिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, चलो कर लेते हैं जल्दी से। देखो पहले क्या है, पहले वाले में एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब पॉन्ड का साइज बहुत बड़ा है। पॉन्ड का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, 1 से लेके 5 हेक्टेयर तक पॉन्ड का साइज है, इतना बड़ा पॉन्ड है। ठीक है, पॉन्ड का साइज ज़्यादा है तो मछलियों की डेंसिटी कम होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको कम मछलियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक, पर अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आपको ज़्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉन्ड बहुत बड़ा है। पॉन्ड बहुत बड़ा है तो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह उगते रहेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह अगर उगते रहेंगे तो मछलियों को फीड देने की जरूरत नहीं है, वो इतना बड़ा पॉन्ड है, खुद ही फीड कर लेंगी। ठीक है, यील्ड वगैरह भी 500 से लेकर 2000 केजी के आसपास आती है। ठीक, तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे फीड नहीं देना आपको। अब पॉन्ड का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और मछलियों की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस में ज़्यादा मछलियाँ जो है आ जाएंगी। अब थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपका कोशिश यही रहती है कि थोड़ा बहुत आप फर्टिलाइजर वगैरह डाल दो। इसमें फर्टिलाइजर भी डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर डाल दो ताकि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो थोड़े ग्रो कर जाए, क्योंकि मछलियाँ हमारी थोड़ी बढ़ चुकी हैं। ठीक है, प्रॉन्स वगैरह के लिए हमें थोड़ा एडिशनल फीड यहाँ पे देना भी पड़ जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक, चलो तो ये याद रखना है भाई, 0.5 से 1 हेक्टेयर अगर साइज का अगर आपका पॉन्ड का साइज है तो वो सेमी इंटेंसिव के अंदर होगा। 1 हेक्टेयर से बड़ा हो गया तो एक्सटेंसिव हो गया, और अगर 0.5 से छोटा हो गया तो वो आपका इंटेंसिव के अंदर आ गया। अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, श्रिम्प के लिए हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, सप्लीमेंट फीड दे देते हैं। अब देखो क्या होगा, अब और भी छोटा आपकी जगह आ गई, इतनी छोटी जगह आ गई। ठीक है, अब मछलियों की डेंसिटी बहुत है, आपको भाई चाहिए फ़ायदा, आपको चाहिए रुपया ही रुपया। तो रुपया कैसे मिलेगा है, अगर आप 5-5 हेक्टेयर के पॉन्ड में थोड़ी सी मछलियाँ ग्रो करते रहोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं आने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है। छोटा सा पॉन्ड होगा, छोटी सी जगह होगी, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ रखोगे, तो इसका आप समझ जाओ कि मैनेजमेंट हाई होगा, बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा कि वेस्ट मटेरियल प्रॉपर रिमूव हो, पानी साफ रहना चाहिए, वरना मछलियाँ मरेंगी भाई। बीमारी लग गई तो बहुत जल्दी, इतनी सारी मछलियाँ आपने छोटी जगह में रखी हैं तो कितनी जल्दी बीमारियाँ फैलेंगी, तो आपको वेल मैनेज रखना होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है फॉर्म्यूलेटेड फीड।
आपको ढंग से प्रोटीन वगैरह हर चीज़ सप्लाई करनी पड़ेगी, और खर्चा भी सबसे ज़्यादा आपका इसी में आएगा। उधर खर्चा कम आएगा आपका, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ रहा। इधर आपको रोज़ उसको दो दो टाइम पे क्या करना है, खाना वगैरह प्रॉपरली फीड कराना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे इसको प्रॉपरली क्या कराया जाएगा, फीड कराया जाएगा। तो याद क्या क्या रखना है, एरिया याद रखना है आपको 0.5 से 1 हेक्टेयर का। स्टॉकिंग चाहो तो याद कर लो 10,000 से 15,000 फिश पर हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है। और श्रिम्प का भी लिखा हुआ है। और नेचुरल आपका इसमें फूड नहीं देना, इसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर डालना है, और इसमें आप प्रॉपर फिश को फूड प्रोवाइड कराओगे। ये हो गया आपका इंटेंसिव के अंदर। इंटेंसिव वाला इन्वायरमेंट के लिए सबसे हार्मफुल होगा, ऑब्वियसली बात है, इन्वायरमेंट पे अफेक्ट डालेगा। मछलियाँ बहुत सारी आप छोटी सी जगह पे कर रहे हो, ठीक है। अब ये मोनोकल्चर पॉलीकल्चर तो नाम में ही आ गया। मोनो मतलब क्या है कि एक सिंगल फिश का कल्टीवेशन कर रहे हो मोनोकल्चर, अगर एक से ज़्यादा फिश का कल्टीवेशन कर रहे हो तो पॉलीकल्चर। देखो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंपोजिट कल्चर, ठीक है। कंपोजिट कल्चर क्या होता है, या फिर आपका एक्वापोनिक्स क्या होता है, बाद में बताऊंगा, वो तो भी बहुत बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, थोड़ा नज़र मारनी है तो मार लो, ऐसे कुछ खास है नहीं। हाँ पर ये खास है भाई, ये खास है। देखो अगर हम पॉलीकल्चर की बात करते हैं, आपको एक से ज़्यादा मछलियाँ साथ में रखनी है, तो ऐसा नहीं जो मन किया मछली उठा के लड़ाए और डाल दी पॉन्ड में, हाँ ये तो रह लेंगी, नहीं रहेंगी भाई, क्यों रह लेंगी, थोड़ी चीज़ का तो ध्यान देना पड़ेगा। ये रहा हमारा पॉन्ड, ठीक है। अब देखो एक तो उनका फीडिंग हैबिटेट अलग होना चाहिए, मतलब कोई सरफेस में फीड करेगी, कोई थोड़ा नीचे की तरफ फीड करेगी, और कोई एकदम बॉटम में फीड करेगी, ठीक है। तो ये एक ध्यान हो गया। जैसे आपका, चलो आगे बताऊंगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, फीडिंग हैबिटेट अलग होना चाहिए। शुड ऑक्यूपाई डिफरेंट कॉलम। कॉलम मतलब यही हुआ कि भाई सरफेस आपका, सरफेस पे आपकी अलग मछली है, मिडल में अलग है और नीचे अलग होगी, ठीक है। ऊपर वाली अलग चीज़ पे फीड करेगी, बीच वाली अलग चीज़ पे फीड करेगी, और नीचे वाली जनरली डेट्रीवोर्स, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करती है। ऊपर वाली प्लैंक्टॉन्स पे फीड करती है, मिडल वाली तो कई सारी चीज़ों पे फीड करती है, जनरली ओमनिवोर्स होती हैं। और आपकी जो सबसे नीचे है वो डेट्रीवोर्स, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है नीचे जो पड़ा होगा आपका पॉन्ड के नीचे, उस पर फीड करती हैं, ठीक। उसके बाद लिखा है कि भाई मार्केट साइज इनका एक साथ आ जाना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई मार्केट साइज अलग अलग आ रहे तो आप मछली को हार्वेस्ट ढंग से पकड़ नहीं पाओगे। कोई मछली बड़ी है कोई छोटी है तो आप उसको ढंग से फिर पकड़ नहीं पाओगे, हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ढूंढनी नहीं है कि भाई ये मछली पकड़नी है क्या। लास्ट में नॉन प्रीडेटरी बिहेवियर, भाई ये मछली अगर इसको खा गई तो फिर हम साथ में क्यों रखेंगे, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी नॉन प्रीडेटरी इन बिहेवियर। इनक्लोजर की बात करते हैं, एफओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखो पहला तो पॉन्ड कल्चर है, पॉन्ड में तो कुछ नहीं है भाई। पॉन्ड में क्या है आपका, वही है कि हम लोगों ने क्या किया, बंड्स या डाइक्स वगैरह बना के एक वाटर के एरिया को इनक्लोज कर दिया, तो उसी को हमने पॉन्ड बोल दिया, ठीक है। चलो पॉन्ड बोल दिया। केज कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी केज कल्चर में क्या करते हैं, ऊपर इस तरीके से स्टायरोफॉर्म वगैरह के या ड्रम्स वगैरह बॉक्स से डालते हैं। क्या डालते हैं, स्टायरोफॉर्म आप समझ लो, थर्माकोल सबने देखा है, बचपन में थर्माकोल यूज करते थे, ठीक है। तो थर्माकोल जैसा ही एकदम डिट्टो होता है स्टायरोफॉर्म, थर्माकोल का थोड़ा हल्का सा अलग वर्जन है जिसको हम स्टायरोफॉर्म बोलते हैं। तो स्टायरोफॉर्म हो गया, ड्रम्स वगैरह हो गए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे डाल लगा देते हैं। ऐसे इस तरीके से हम एक केज, एक फ्रेम बनाएंगे। ये रहा फ्रेम, ये रहा फ्रेम। तो यहाँ पे हम स्टायरोफॉर्म ड्रम्स, ये भाई एग्जाम में पूछा है, स्टायरोफॉर्म ड्रम ऐसे नहीं करे जा रहा हूँ मैं, ये एग्जाम में पूछा है आपके कि स्टायरोफॉर्म ड्रम का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि भाई स्टायरोफॉर्म थर्माकोल जैसा होगा। ड्रम आपका ये भी फ्लोटिंग के लिए यूज करते हैं, ताकि ये जो केज है इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो ऊपर आपके पानी में फ्लोट करता रहे, ठीक है। इस केज में नीचे नेट जाला लगा देंगे इस तरीके से, ये नेट लगा दिया इधर, ठीक है। तो ये नेट आपका पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब पूरा ये आपका है तो नीचे पूरा नेट लगा रखा है, ठीक है। और ये नेट नीचे से भी बंद होगा, तो इसी के अंदर आप मछलियाँ रखोगे, डैट इज कैच कल्चर, ठीक है। थोड़ी इमेज अगर दिख जाएगी तो बढ़िया है, नहीं दिखती तो समझ जाना, एक बार देख लेना चाहो तो इमेज, ठीक है। तो इसको अपन केज कल्चर बोलते हैं। ध्यान रखना केज क्लोज में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर इज इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे भाई, ये आपका इस तरीके से केज बना हुआ होगा, इस तरीके से केज बना होगा, ये रहा आपका केज, ठीक है। अब रिड्राइंग करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक। पर ये समझ जाओ, ये आपका नेट यहाँ पे चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ नेट लगे हैं, ऊपर भी नेट लगा देते हैं फीड करने के लिए, ऊपर से फीड यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो चारों तरफ से वाटर बंद होगा, वो आपका केज कल्चर होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है केज कल्चर, ठीक है। केज कल्चर के बारे में एक दो लाइन और बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद एक तीसरा आपका आता है जिसको अपन कहते हैं पेन कल्चर, बिहार में थोड़ा देखने को मिलता है। अब मान लो ये कोई बड़ी सी वाटर बॉडी है, ठीक है, क्या है, बड़ी सी वाटर बॉडी है, कोई लेक है, कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये इन्होंने क्या किया, नेट जाल है, ये जाल नेट को इस तरीके से लिया और बैम्बू के साथ यहाँ पे लगा दिया नेट, बैम्बू है ना, उसके साथ नेट को लगा दिया। नेट एकदम आपका इस लेक के नीचे तक, बॉटम तक जाएगा नेट, और यहाँ पे नेट को नीचे क्या करेंगे, मिट्टी में पत्थर से
स्टोन से दबा देंगे थोड़ा सा। अब ये क्या करते हैं, ये इसी तरीके से पूरा बना देंगे इसको, और एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर पानी के एरिया को क्या करेंगे, इनक्लोज कर लेंगे कि जो मछलियाँ यहाँ पे वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो कुछ मछलियाँ तो यहाँ पहली से हैं, कुछ मछलियाँ वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेन कल्चर। यहाँ पे भी वाटर जो है आपका लगभग तीनों तरीके से बंदे, ठीक है, पर यहाँ पे नीचे से कोई नेट वगैरह नहीं लगाया। ठीक है, आपका क्या है, नीचे यहाँ पे जो है नेट आपका चारों तरफ लगा है, पर बॉटम पे क्या है, बॉटम आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लेक का बॉटम होगा, ये जो इस वाटर बॉडी का बॉटम होगा, वही आपका नीचे का इसका सरफेस होगा। तो यहाँ पे वाटर हर तरफ से बंद है पर नीचे से बंद नहीं होगा, तो ये आपका हो गया क्या, पेन कल्चर हो गया। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये आपके केज कल्चर के बारे में लिखा है कि जो फ्लोटिंग फ्रेम बनेगा उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ड्रम यूज करते हैं, फाइबर ग्लास, स्टायरोफॉर्म वगैरह हम लोग फ्लोटिंग कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाकी मोरिंग सिस्टम कुछ नहीं है, जो ऊपर का हम लोग ये जो फ्रेम हम लोग ऊपर लगा रहे हैं, तो इसमें ये ड्रम वगैरह बांधने के लिए जो हम रोप वगैरह यूज कर रहे हैं, रस्सियाँ वगैरह, उसी को मोरिंग सिस्टम कह दिया। तो ये सारी बात है आपकी किसकी, केज कल्चर की। ठीक है, तो ये आपका इनक्लोजर के बेसिस पे पॉन्ड, केज और पेन कल्चर की हुई बात। आप जल्दी से बात कर लेते हैं रेसवेज की। देखो रेसवेज जल्दी से समझ जाओ भाई क्या होता है रेसवेज। दो टाइप के रेसवेज होते हैं, एक को हम बोलते हैं लीनियर और एक को हम बोलते हैं पैरेलल। देखो यार तुम लोग थकोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ने क्या करना है, पॉज बटन दबाना है, चाय कॉफ़ी उठानी है और फिर शुरू हो जाना है। ठीक है, मैं नहीं कर सकता ये काम। चलो हाँ, अब क्या बोला मैंने, दो टाइप के होंगे, एक होगा लीनियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक होगा पैरेलल। पैरेलल को अपन लेटरल भी कहते हैं, लेटरल। देखो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मतलब एक लाइन में लगाएंगे, मतलब एक पॉइंट आपका, लीनियर मतलब एक लाइन में, मतलब एक पॉइंट ये रहा छोटा सा, ठीक है, इसके जस्ट पीछे एक और पॉइंट लगाएंगे, उसके पीछे एक और, उसके पीछे एक और, एक लाइन में लगाएंगे। ठीक, अब इससे फायदा नुकसान क्या है, फायदे ये कि एक बार हमने पानी आगे वाले पॉइंट में डाल दिया, ठीक है, अब आगे वाले से पानी जाएगा पीछे वाले में, पीछे वाले से उसके पीछे वाले में, और फिर उसके पीछे वाले में। तो जिन मछलियों को रनिंग वाटर में ग्रो करना होता है, हमें क्या चाहिए कि मछली को हम रनिंग वाटर दें, तो पानी लगातार आगे वाले पॉइंट में भरता रहेगा, फिर आगे से पीछे में जाएगा, पीछे से पीछे में, फिर पीछे पीछे में, ये चलेगा लीनियर में, एक लाइन में पानी फ्लो हो रहा है। पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल में क्या करेंगे, हम हर पॉइंट में अलग अलग वाटर सप्लाई देंगे, एकदम फ्रेश वाटर जाएगा हर एक पॉइंट में, इसमें अलग देंगे, इसमें अलग देंगे, ये आपकी वाटर सप्लाई है। ठीक है, इन सब में क्या कर रहे हैं, अलग अलग वाटर सप्लाई करेंगे अपन, सब पॉन्ड में क्या जाएगा, एकदम फ्रेश वाटर जाएगा। अब देखो फायदे नुकसान क्या है, लीनियर वाले में पानी आपको थोड़ा सा कम लगता है, पर एक दिक्कत है, अगर किसी भी एक आगे वाले पॉन्ड में किसी एक मछली को या कोई भी मछली को डिसीज हो गई जो फैल सकती है, तो वो डिसीज सारे पॉन्ड में फैल जाएगी। ठीक है, तो डिसीज स्प्रेड होने के चांस लीनियर में बढ़ जाते हैं, पर यहाँ पे अगर डिसीज होगी तो इसी पॉन्ड तक सीमित रहेगी, वो अगले वाले पॉन्ड में नहीं जाएगी, क्योंकि वाटर कनेक्टिविटी सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो आपके पैरेलल और लेटरल में पानी ज़्यादा जरूर लगता है, पर दिक्कत क्या होती है, डिसीज ट्रांसफर पॉइंट से नहीं होगी। तो हमने तो वो थोड़ा रफली डायग्राम बना दिया, पर एक्चुअल में इस तरीके से पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, और पैरेलल वाले में इस तरीके से फ्रेश वाटर की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, बाकी मारना इसको एक बार रीडिंग और आ जाएगा सब कुछ समझ में। एक लास्ट बचता है जिसको हम कहते हैं रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। देखो ये भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका छोटा सा पॉन्ड, इंडोर जनरली इसको इंडोर भी कर लेते हैं ना, बहुत बड़ा नहीं बनाते, इंडोर ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी मछलियाँ वगैरह हैं, भाई मछलियाँ वगैरह धीरे धीरे इस वाटर को गंदा करती रहेंगी, क्या करेंगे, इस पानी को गंदा करती रहेंगी, इस पानी से ऑक्सीजन को खींचती रहेंगी। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, इस पानी को निकाला, ठीक है, इस पानी को निकालने के बाद इस पानी को अपन को साफ करना है, फिल्टर करना है। ठीक है, तो भाई इसको फिल्टर कराया जाएगा, इसमें फिल्टर करेंगे इसको, इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, इसकी CO2 को रिमूव करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद इसको हम लोग वापस इसी पॉन्ड में छोड़ देंगे। बस ये आपका रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। ठीक है, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, पर मेन घूम फिरा के क्या है कि जो इसका वाटर था पॉन्ड का, जो गंदा करती जा रही है, फिर उसको साफ करके वापस ले आना है। साफ कैसे करोगे, उसको मैकेनिकल फिल्टर करो, जो भी आपके इसमें वेस्ट मटेरियल है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बायोलॉजिकल फिल्टर वगैरह होते हैं, जो मछली अमोनिया वगैरह वेस्ट रिलीज करती है उसको ये रिमूव करते हैं। फिर यहाँ पे इसमें आपका ओजोन और यूवी ट्रीटमेंट, अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया उसको किल कर दिया। ठीक है, तो मतलब इसी तरीके से चलता है। फिर लास्ट में ऑक्सीजन डालो, CO2 निकालो और पॉन्ड में वाटर को वापस भेज दिया जाएगा। दैट इज रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जो इसके नाम में ही आ जा रहा है। हाँ, ध्यान में क्या रखना है कि पूरे दिन में आप ये सिस्टम तो चलाते रहोगे, पर 10% से ज़्यादा वाटर रिप्लेस नहीं करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो भाई, रिसर्कुलेटिंग हो गया। अब अपन बात करते हैं फिश फिजियोलॉजी की। मुझे पता है आप थक गए होगे, बट अभी एक दो स्लाइड और निपटानी ही है। ठीक है,
थकने का टाइम अभी है नहीं, है ना, थोड़ा बाद में रेस्ट कर लेना। फिश फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो भाई पहली चीज़ फिश का क्रोमोसोम नंबर कितना है आपका, लगभग हमारे आसपास ही है, थोड़ा बहुत 48 से 50, हमारा भी लगभग 48 के आसपास ही होता है, ठीक है। कितना होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर बताओ एक बार, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर थोड़ा याद रखना, देखो बहुत वेरी करता है, 48 से 50 हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब फिश का होगा, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, कुछ फिश का 80-90 भी चला जाता है ना, वेरिएशन है, पर जनरली 48 से 50 के आसपास है। हाइब्रिड का लगभग 75 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कुछ मछलियों के पास स्टमक नहीं होता, उनका पेट नहीं होगा, कुछ के पास होगा, ठीक है। जिनके पास होगा चलो ठीक है, साल्मोइड साल्मन्स वगैरह हैं, कैटफिश वगैरह हैं, चलो ठीक है, ठीक है। पर जिसके पास नहीं होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये आज के लिए मैं लास्ट स्लाइड रखता हूँ, मुझे पता है सब थक रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे, एगेस्ट्रिक है। एगेस्ट्रिक मतलब इनके पास स्टमक ही नहीं होता इन मछली के पास। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई इंडियन मेजर कास्ट में देखने को मिलता है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट करी जाएगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिश के पास स्टमक नहीं है, पेट ही नहीं होता। चलो आगे मैं इसको आपको अगली बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपका स्टमक किसके पास नहीं है, कार्ब्स के पास नहीं है। तो भाई अभी चल रहा है फिजियोलॉजी का काम। फिजियोलॉजी के बाद अपन बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की, जहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार के पिछली बार के एफओ के एग्जाम में। तो ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और फिर हम पढ़ेंगे इंडियन मेजर कार्ब्स का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। इंडियन मेजर कार्ब्स का कल्टीवेशन है, फिर ब्रैकिश वाटर फिशेज हैं, ठीक है। फिर आपका थोड़ा बहुत श्रिम्प, प्रॉन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, फिर गियर्स हैं, गियर्स और बोट्स वगैरह, बस। फिर कुछ इंस्टीट्यूट हो गए, स्टेट फिश हो गई, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें भाई बची हैं, अभी तो फिशरीज आपका आधा भी नहीं हुआ, 30 से 35% ही हुआ है। बाकी बचा हुआ हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको भी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। सेशन समझ आता है तो लाइक क्या करो, शेयर क्या करो और कमेंट करके एक बार बता दिया करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में।